जनन स्वास्थ्य में किसमें देखेंगे? एनसीईआरटी का क्या चैप्टर है ये? तीसरा। किसके अनुसार? न्यू वर्जन के अनुसार। और ओल्ड वर्जन के अनुसार क्या है ये? चौथा है। क्या है? चौथा है। जनन स्वास्थ्य कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं? देखिए अभी भी इस गांव क्षेत्र में जो होता है ना, वो जनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। लोग इस पे खुलकर बात करना नहीं चाहते। अगर कहीं आप खुल के बात करना भी चाहेंगे तो आपको हीन दृष्टि से देखेगा। देखता है बहुत सारा ऐसा होता है। हाँ या नहीं तो क्या कहे, ऐसा कैरेक्टर अच्छा नहीं, एकदम उल्टे पुल्टे बात करता रहता है। आप अच्छा भी कहेंगे तो क्या कहे, खराब है। हाँ देखिए पहला हमारा WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य। इसका जो मेन ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। कहा है? हाँ किस शहर में? तो जेनेवा में। किसमें है? हाँ और मेन ऑफिस जेनेवा सिटी में। किसमें है? जेनेवा शहर में। देखिए जब कोई व्यक्ति जनन के सभी पहलुओं सहित, क्या है, जनन का जो भी पहलू है वो सारा, फिर हुआ शारीरिक, किस रूप से? भावनात्मक। कितना? भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वास्थ्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य के नाम से। अब मान लीजिए पूरा शरीर उसका फिट और फाइन है और मेंटली क्या है वो, तो या मान लीजिए सब कुछ मान लीजिए मेंटली ठीक है, शरीर उसका किसी काम का नहीं है, या शरीर उसका सही से काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए अभी आप क्लास में हैं तो आपका बॉडी पूरा फिट एंड फाइन है, मान लीजिए कहीं पर आप पेन उठ गया, आप पढ़ाई कर पाएंगे सही से? नहीं, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो देखिए तो शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, किसी प्रकार का दर्द पीड़ा कटाफटा नहीं होना चाहिए। भावनात्मक, भावना को उस पर क्या होना चाहिए? हाँ तो डॉक्टर को सबसे पहले क्या मारना पड़ता है? अपना भावना को उसको खत्म करना पड़ता है। हाँ वो कोई भेदभाव भावना नहीं रखता है। तुम चिल्लाओ चाहे रो चाहे मरो चाहे करो, टाका मारेगा तो मारबे करेगा। हाँ भावनात्मक मतलब किसी को देखो भावुक हो जाना। अब मान लीजिए आप एक डॉक्टर हुए और कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको बहुत दर्द कर रहा है, हमको बहुत कम, नहीं इंजेक्शन दीजिए, तो आपसे इलाज हो पाएगा तब इस केस में? तो भावनात्मक और व्यवहारात्मक, आपका व्यवहार दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए ये दोनों है, इसके प्रति व्यवहार अपना खराब कर लेगा तो ये मैसेज फैलाएगा ना कि आदमी अच्छा नहीं है ना, बोले दूसरे के पास पहले। तो आपका व्यवहार भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और सामाजिक रूप से देखो ये सब अगर नहीं हो तो कोनो बात नहीं, पर मिथिला क्षेत्र में ये वाला क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए गांव घर में। हाँ मान लो तुम बहुत अच्छा है, समाज में तौर पर इज्जत नहीं, ब्याह नहीं होने देगा कुटुंब आएगा घुमा देगा, कहने जरा बड़ बदमाश लड़का नहीं कीजिए घर में ब्याह है कि नहीं। तो सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए? आप सही होना चाहिए। देखिए ये सब ठीक है, जीव विज्ञान में ठीक है, पर अपने यहाँ जब आइएगा ना मिथिला वाला क्षेत्र में तो आपको मेन कहाँ आना पड़ेगा? सामाजिक। सब कुछ अच्छा है और समाज के प्रति आप व्यवहार अच्छा नहीं रखे हैं। हाँ तो समाज तीन चीज करेगा आपका, तिरस्कार करेगा। क्या करेगा? तिरस्कार, बहिष्कार और लास्ट में क्या कर लेगा? आपको स्वीकार। क्या कर लेगा? स्वीकार करेगा। तो समाज के अंदर तीन चीज होता है। पहला, आपने जब कोई चीज शुरुआत किया है कि मान लीजिए एकदम गरीब परिवार का, आपका हम डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? या डीएम बनेंगे। क्या कह दिया? डीएम। तो तोर बाप बनला डीएम? हाँ पढ़ाई लगते पैसा छ कि डीएम बनबा, तो क्या कहलाया? तिरस्कार कहलाया। क्या कहलाया? आज जब तुम उस पर अडिग रहा, क्या रहा कि नहीं हम करवे करेंगे, तो तुम्हारा बहिष्कार करेगा। क्या करेगा? बहिष्कार करेगा। नहीं आदमी अच्छा नहीं से बातचीत नहीं कीजिए, तुमको समाज से बाहर देगा। आज जब तुम क्या कर ले, उस पोस्ट पे चला गया, तुमको स्वीकार कर लेगा। बाबू हम तो पहले कहने रहिए कि तू बनवा, हाँ हमने भविष्यवाणी की तू ये चीज बनवा। तो समाज के अंदर तीन चीज है, पहला तिरस्कार, बहिष्कार और लास्ट में क्या कर लेगा? हाँ तो कौन क्या कहता है इस पर कभी ध्यान नहीं देना, अपने सफलता के पीछे बस लगे रहना, सफलता एक दिन मिल जाएगा। तो देखिए जब कोई व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है तो उसे हम जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जाना जाता है। ये कौन कहता है? आपका WHO। कौन कहता है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में से कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह पहला क्या आप देखिए, ये तो हो गया WHO के अनुसार। स्वास्थ्य का भी परिभाषा पूछेगा तो यही कह देना है। हाँ तो कहेंगे जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से क्या होता है? स्वस्थ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है या स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि जनन स्वास्थ्य की समस्याएं एवं कार्यनीति।
तो अपने यहां सबसे ज्यादा पहला समस्या आता है कि अगर मान लीजिए कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई खराबी आ गया या किसी प्रकार का कोई बीमारी हो गया, तो पहले 2 महीना उसको छुपा लेता है। 2 महीना क्या करेगा, जब तक बर्दाश्त होगा उसको तब तक वो छुपाए रखेगा। और जब बर्दाश्त से क्या हो गया, हाजिल हो गया, जब वो समझेगा कि हमसे अब कंट्रोल नहीं होने वाला है, हाँ, तब वो मां को बताएगा। तो दोस्त उसको बता दिया अपना कि हमको इस प्रकार का दिक्कत हो गया। तो पहला होता है यौन शिक्षा, देखिए जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। तो पहला समस्या होता है यौन शिक्षा की कमी। हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी के उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, कभी बताया भी नहीं जाता है, खुल करके इस पर कभी शिक्षक भी बात नहीं करते हैं और बच्चे भी खुल करके कभी नहीं पूछता है। नहीं, कोनो गार्जियन खोपड़ी होता है, कोनो बच्चा होता है, चाहे घर पे कंप्लेन मास्टर इसी से पढ़ा रहे थे, चिट्टा कहीं क्या, तुम्हारे कहने से नहीं होता है। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, यौन शिक्षा का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल जो एजुकेशन होता है उसका क्या हो गया, कमी। यौन शिक्षा पर या जनन स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देना। सारा कुछ पे ध्यान देगा पर यौन शिक्षा पे कोई ज्यादा क्या करता है, फोकस नहीं करता है, बस यौन काम पे फोकस करेगा। हाँ, पर यौन शिक्षा पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, समझ गए। हाँ, जनन स्वास्थ्य में शर्माना, रोग को छुपाना इत्यादि समस्याएं क्या होती है। अब जब कोई रोग हो गया तो लोग शर्म से नहीं बोलेगा। किसी को HIV हो गया, डॉक्टर उसको बताया था, गांव में आके बोला आपको HIV हो गया है, हमको एड्स हो गया है, नहीं ना, या किसी प्रकार का हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई खराबी है, जल्दी वो तुमको बताइए तो कहे केकरो कहबो नहीं, इन बात सब नहीं कहता है, केकरो कहबो नहीं, बात सब है कि नहीं। तो देखिए, तो ये जिस तरह आपका सभी अंग है उसी प्रकार आपके लिए जनन अंग भी क्या है, आवश्यक अंग है, उस पर भी आपको खुल करके बात करना चाहिए। इसलिए से क्या किया, सिलेबस में ऐड कर दिया गया। हाँ, फिर आता है, देखिए भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर, किससे, इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर, किस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य को लोगों तक पहुंचाया। क्या किया, तो पूछ दे कि परिवार नियोजन की शुरुआत कब किया गया, 1951 में, किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा। किसके द्वारा, पूरी दुनिया में पहली बार जो आपका देश है भारत, उसने जनन स्वास्थ्य पे खुलकर बात किया, लोगों को जागरूक किया, रेडियो के द्वारा, समाचार के द्वारा, टीवी के द्वारा, हाँ, ऑडियो विजुअल के द्वारा, बहुत सारे प्रचार प्रसार करके, हाँ, लोगों के पास पहुंच के, NGO के द्वारा लोगों क्या किया, समझाया। अब देखिए, परिवार नियोजन को अब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं RCH। क्या कहता है, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, मतलब कैसे एक परिवार को बढ़ाया जाए, कैसे एक बच्चे का केयर किया जाए, कैसे उसे पूर्ण विकसित किया जाए। ये बहुत सारा इंग्लिश में छाट दिया है, सबका इंग्लिश लिख करके दिए थे हम, समझ गए, टोटल का इंग्लिश लिख करके दिए थे, सब छोड़ दिया। फिर आता है, देखिए RCS द्वारा किए गए प्रयास। क्या, हाँ, पहला देखिए कौन, आपका भारत सरकार ने क्या लेकर के आया, परिवार नियोजन ले आया। आप परिवार नियोजन को आप किस नाम से जाना जाता है, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। किस नाम से जाना जाता है, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। देखिए, फिर आया बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के द्वारा किया गया, तो दृश्य या श्रव्य साधनों द्वारा कार्यक्रम का प्रचार करना, जैसे टीवी और रेडियो। तो पहले जो ज्यादा वेल डेवलप समाचार पत्र सब नहीं था, तो बहुत ज्यादा टीवी और रेडियो था। तो टीवी, देखो, दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। तो पहले रेडियो बहुत ज्यादा था और टीवी बहुत कम घर में था। हाँ, तो श्रव्य साधनों द्वारा कार्यक्रम का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना, कि कैसे जनन स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अखबार, पर्चे, पोस्टर इत्यादि द्वारा लोगों को क्या करना, जागरूक करना। बच्चे के पुस्तिका में अध्याय के रूप में से क्या कर देना, शामिल कर देना। क्या कर देना, हाँ ना, टीचर तो कितना करता है कि चैप्टर गायब कर देता है अपना, हाँ, छोड़े के भाग गया। 8th क्लास में भी है, हाँ, 10th में भी है, और फिर आपका 12th में भी है। किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर में आने वाले परिवर्तनों को बताना। कोई डर जाता है ना, जैसे कि फर्स्ट पीरियड आ गया, ब्लडिंग हो गया, उसके बारे में वो जानती ही नहीं है तो घबरा जाता है। जैसे घबरा, इस केस में हार्ट अटैक भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो जब जानकारी रहेगा कि हाँ, कि हम इस अवस्था में आएंगे तो हमारे शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, तो उसे किसी विशेष प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होता है। एड्स और अन्य एसटीडी का देखो, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है, या इसे यौन संचरित रोग कहते हैं। वैसा रोग जो सेक्स के द्वारा या यौन क्रियाओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम के द्वारा जाना जाता है। या सेक्स के द्वारा फैलने वाले बीमारी को क्या कहते हैं, हाँ, देखिए, जिसको एड्स हो गया क्या है, हाँ, उसको प्रभु के पास जाना क्या है,
तय है, आज जाए कल जाए पर जाएगा। ठीक है, जिसको एड्स हो गया ना उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, खत्म। पहले आपका इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा ही, हाँ, तहस नहस कर देगा। इसका लक्षण है, आपको पता चलेगा 5 साल 10 साल में जाकर के। आज एड्स हुआ ना, तो आपको कब पता चलेगा, 10 साल बाद। आप मान लिया कभी जांच ही नहीं करवाया, आप जांच करवाए एड्स का नहीं करवाए, HIV का नहीं करवाए, तो जब आपको पता चलेगा तब तक की बीमारी विकराल रूप धारण कर लेता है। ऐसा कोई इलाज नहीं है। जिसका इम्यून खत्म हो गया तो समझ लो आदमी क्या है, खत्म है। कैसे होता है पढ़ाएंगे आपको, हम आपको बताएंगे कैसे बचा जाता है। ठीक है, हाँ तो नहीं। अब देखिए उल्बेधन, इतना पहले लिखो तो, देखो अगला हेडिंग है उल्बेधन। क्या है, उल्बेधन को कहा जाता है एमिनोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है, एमिनोसिंथेसिस। हिंदी नाम क्या हो गया, उल्बेधन। देखो विकासशील भ्रूण के इम्यून गुहा से इम्यून द्रव्य को निकालकर उसके परीक्षण की क्रिया को क्या कहते हैं, उल्बेधन कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है और बच्चा डेवलप हो रहा है। डेवलप हुआ मतलब विकास कर रहा है कि नहीं, जैसे सरकार विकास करता है कि नहीं, हाँ उसी प्रकार मान लो बच्चा मां के गर्भ में क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। किसी प्रकार का उसमें बीमारी अब उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, कोई अनुवांशिक बीमारी आ गया, या बच्चा सही से विकास नहीं हो रहा है, कोई अंग सही से उसका नहीं डेवलप हो रहा है, तो उस केस को पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, मां के इम्यून गुहा से, हाँ, सिरिंज की सहायता से उसमें से क्या करेगा, लिक्विड निकाल लेता है थोड़ा मात्रा में। क्या कर लिया, लिक्विड निकाल लिया, और उसके द्वारा उस पता लगा लिया जाता है कि इस बच्चे में कौन सा बीमारी है या नहीं है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। तो उसी विधि को क्या कहते हैं, उल्बेधन या इम्यूनोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, उल्बेधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण के मां के इम्यून गुहा से इम्यून द्रव्य को निकालकर उस भ्रूण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस भ्रूण के बारे में जाना जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उल्बेधन या इम्यूनोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसका उल्बेधन का, देखिए उद्देश्य आता है। क्या आता है उल्बेधन का, भ्रूण में अनुवांशिक बीमारी का क्या करना, पता लगाना। क्या लगाना, पता लगाना। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेटर सिंड्रोम हो गया, इस सब चीजों के बारे में पता करना। हाँ, किसी प्रकार की बीमारी से बच्चा क्या है, ग्रसित है या नहीं है, ये इसका मेन उद्देश्य था। वैज्ञानिक उल्बेधन क्यों लेकर आया, इम्यूनोसिंथेसिस क्यों लेकर के आया, कि जब कोई बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है तो नंगरा लूल्हा पूरा कान्हा, हाँ, पैदा नहीं हो, है कि नहीं, हाँ, पता चल जाता है। समझ गया, किसके द्वारा, ये वाला टेक्निक है ना, हाँ, शादी ब्याह कन्या करवाना तुम, हाँ। तो देखिए उल्बेधन का उद्देश्य क्या होगा, भ्रूण में अनुवांशिक बीमारी को क्या करना, पता लगाना। अब मान लीजिए क्या है, बच्चा डेवलप नहीं है या किसी प्रकार का उसमें बीमारी है, तो या तो गर्भ में उसका इलाज कर दिया जाएगा, या नहीं तो क्या कहेगा, हाँ, ये बच्चा लेके क्या हो, कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इन केस में MTP करा दिया जाता है। क्या कराएगा, हाँ, सगर्भता का समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो हो गया उल्बेधन का उद्देश्य। फिर इसमें भी आदमी को जुगाड़ खोज लिया। हाँ, आदमी क्या जुगाड़ू आदमी होता है ना, उसे पता चल जाता है घर में पल रहा लड़का है या लड़की है। जैसे पता चला कि लड़की है, कहा हटाओ इसको, सब निपटाओ अंदरे में, हाँ, भ्रूण हत्या में उसको तुरंत बदल दिया। क्या कर देगा, अभी पहले कम होता है, हाँ, पहले बहुत ज्यादा होता था, पहले बहुत हद तक होता था। लोग लड़की को देखना ही पसंद नहीं करते, इतना एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन था, बाहर तो भेजता ही नहीं था, पढ़ाना तो बिल्कुल घरे में रहेगी। अब देखिए क्या उल्बेधन की हानि, इस तकनीक का अधिकांश प्रयोग किसमें ले लिया, भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण में पता कर लिया जाता है। जैसे किया तो पता चल गया कि घर में पल रहा बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की है, तुरंत लड़की ने तुरंत निपटा दो इसको अंदरे में। तो उसी नाम को क्या कहा जाता है, भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो गया, हानियां हो गया। तो समझ गए उल्बेधन क्या है। टेलोफेज लिख लिए थे, देखिए क्या है टेलोफेज इन द माइटोसिस। क्या है इसका, टेलोफेज इन द माइटोसिस और मियोसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जब कोशिका पूर्णतः रूप से क्या होगा, अब अलग होने के लिए तैयार हो गया, और माइटोसिस मियोसिस दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कंपोज कर दिया। तो किसमें आ जाएगा ये, टेलोफेज में, विच द स्पिंडल डिसिपेयर, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो डिसिपेयर्स होने लगता है, टूट जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। द न्यूक्लियस फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ डाउटर क्रोमोसोम। जो नया क्रोमोसोम बनता है तो उसमें क्या होता है, नया न्यूक्लियस भी क्या कर लेगा, ये फॉर्म कर लेता है, तैयार कर लेता है। तो ये फेज क्या कहलाएगा,
टेलोफेज के नाम से जाना जाता है। तो ये लिख लिए थे, बनाइए फिगर बनाइए। क्या कर रहा था अभी सब बैठ के? फिगर बनाओ आप, बाद में लिख। ये बनाइए फिगर बनाइए, बगल वाला कोई बात नहीं, ऊपर में जगह छोड़ दो, ये फिगर बनाओ। देखो तो ये कौन सा फेज है? टेलोफेज है। देखो ये दो, आप देखो दो बन रहा है ना, ये सेल यहां से डिवाइड होगा, दो अलग सेल ये बन जाएगा। ये वाला पार्ट कहलाएगा न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऐसे कोश केंद्रक आवरण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण। देखिए केंद्रक के बीच जो ये गोल वाला पार्ट है ना, इसे केंद्रिका कहा जाता है हिंदी में। यह क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोलस। क्या कहलाएगा? अब देखिए क्या है? क्लीवेज ऑफ फॉरवर्ड, यानी साइटोकाइनेसिस हो रहा। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिगर बनाइए जल्दी। सेल डिवीजन हुआ और टेलोफेज में चला गया। आप खोज रहे हैं, आप क्रोमोसोम को, किसको खोज रहे हैं? वो अपना आइडेंटिटी खो देता है। आप उस पेज में आप क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं? पहचान नहीं सकते हैं। देखो ना क्या कह रहा है, क्रोमोसोम अ क्लस्टर ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। ये अपना पहचान क्या कर दिया? क्या कर दिया? खो देता है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। क्रोमोसोम के चारों ओर केंद्रक आवरण बन जाता है। क्या हो जाता है? केंद्रक आवरण। न्यूक्लियर इन्वॉल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। देखो इसमें कहीं भी आपको स्पिंडल फाइबर दिख रहा है? नहीं ना, पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। ये वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है ये वाला पार्ट। तो देखिए जैसे ही सेल किस में गया? टेलोफेज में गया, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम के चारों ओर बन जाता है। ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। कितना न्यूक्लियर बनाया? दो। तो देखो क्या है इसमें? एक और एक, दो को डॉटर है ना, डॉटर न्यूक्लियाई है। क्या है? तो एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होते हैं। और जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, क्या है? साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो कितने न्यूक्लियाई रहेंगे? टू डॉटर न्यूक्लियाई रहेंगे। कितने रहेंगे? न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म कर जाता है। जैसे इस अवस्था में आया, तो तीनों ले आता है कि नहीं? देखता गांव जाते में झगड़ा लड़ाई होगा, अब मान लो घर से लड़का दूर है, क्या है, तो दो चार थप्पड़ मारियो देगा तो बर्दाश्त करेगा, है कि ना? जैसे दूर पे पहुंच गया, तुरंत बांस फटा निकाल लेगा कि आओ अब, अब फरिया लो, है कि ना? देखो तो जैसे ही सेल किस में जाएगा? टेलोफेज में जाएगा। किस में जाएगा? टेलोफेज में। तो न्यूक्लियस बना लेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोबारा रिफॉर्म कर लेता है। जितना भी ऑर्गन लॉस्ट किया था ना सेल ऑर्गेनल, सारा कोई क्या कर लेता है? बैकअप कर लेता है कि इस फेज में हम आ गए, आप लोग क्या कर जाइए, आ जाइए। तो किसको ले आया? अपना न्यूक्लियस को ले आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ले आएगा, किसको ले आएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये दोबारा रिफॉर्म कर लेता है। किस फेज में? इवेंट्स ऑफ टेलोफेज में। लिखिए ये भी, उसका द्रव्य विभाजन के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। देखिए कह रहा है द सेल इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद, क्या कहता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कहता है? नहीं कहते हैं, यूज करते हैं आप लोग, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है आदमी का अपना अपना, है कि? उसी प्रकार देखो कह रहा है द सेल्फ इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जब एक सेल दो सेल बनाया, एक सेल क्या किया, तो जो नया दो सेल बनाओ क्या कहलाएगा? बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। समझिए साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब एक कोशिका खुद को दो बराबर भागों में क्या कर लिया? बांट लिया। क्या कर लिया? बांट लिया। तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? जब झगड़ा लड़ाई होता है तो एक बेटा है, मान लो पत्नी है, तो बेटा दो बराबर भाग बांटेगा ना, आधा पत्नी का आधा माँ का, नहीं होता है? नहीं, कोई 80% चल जाता है पत्नी में, 20% रहता माँ का, कोई 100% चला जाएगा तो नालायक हो जाता है। नहीं, अब 100% किसमें चला गया? वो पत्नी में। अब तुमको माँ बाप जन्म दिया, तुमको पढ़ाया है, नहीं पूरा खर्च जितना तुम जो मांगा उचित दिया, तुम्हें अच्छे पोस्ट पे चला गया, माँ बाप को निगलेक्ट कर दिया, तो जीरो, तो क्या आ गया इसमें? देखिए 0% में ना आ गया। देखिए तो साइटोकाइनेसिस क्या होगा? क्या कहेंगे? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। दूसरा डिफरेंस, द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? एक बार दोबारा देख लीजिए डिफिनेशन, देखो क्या कह रहा है। द सेल इटसेल्फ, जब कोई कोशिका खुद को क्या कह रहा है? देखो द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो देखो यहां एक सेल है, ये क्या कर रहा है? साइटोकाइनेसिस कर रहा है, और कितना सेल बना लिया? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस कहलाएगा।
समझ गए साइटोकाइनेसिस क्या होता है? हिंदी में से क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखो कह रहा है एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस द सेल डिवाइड गेट्स कंप्लीटेड। तो सेल डिवीजन यहां क्या हो जाता है? कंप्लीट हो गया। ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तब क्या करेगा ये? अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड को बांट देगा। हाँ, जब एनिमल सेल है तो प्लांट सेल नहीं पाया जाता, एनिमल सेल नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू डॉटर सेल। जितना जितना का रिक्वायरमेंट रहेगा उतना उतना क्या कर देता है? आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। तो सेल से वहां क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? लिखे तो ये भी सेल प्लेट। एक और लिख लीजिए सेल प्लेट। लास्ट है, देखो खत्म है पेज। आरो है, रहने दें। फिर भागा कहां? रुको रुको, भागो नहीं अभी। देखो आप क्या क्वेश्चन था आपका? सोमैटिक सेल। क्वेश्चन क्या? सोमैटिक सेल क्या होता है? देखिए एक होता है जर्म सेल। क्या होता है? GER, जर्म सेल। तो स्पर्म और ओवम क्या हो गया? ये दोनों क्या कहलाएंगे? जर्म सेल कहलाते हैं। ये आपस में फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन और जायगोट बनाया। जायगोट बनने के बाद स्टेम सेल बनता है। कौन सा सेल बनता है? स्टेम सेल बनता है। मतलब वैसा सेल जो आपके बॉडी का, हाँ, सभी पार्ट्स को बनाता है, उस सेल को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल कहते हैं। जो आपके बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? फॉर्म करता है, आपके बॉडी को डेवलप करने में सहायता प्रदान करता है, वो सेल क्या कहलाएगा? सोमैटिक सेल कहलाएगा। क्लियर? समझ गए सोमैटिक सेल क्या होता है? जर्म सेल क्या होता है? तो देखो, तो स्पर्म और ओवम क्या कहलाएगा? जर्म सेल। हाँ, चाहे वो मसल्स का सेल हो गया, हार्ट का सेल हो गया, लीवर का सेल हो गया, किडनी का सेल हो गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सोमैटिक सेल कहलाएंगे। चलो